के एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी पाठ 9 गति एवं समय। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल यानी कि वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? सारणी 9.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। विभिन्न प्रकार के गतियों की गति का उदाहरण, गति का प्रकार, सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल और आवर्ती। ये सारणी दे रखी है। यह हमारा सामान्य सा अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र, हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समस्याओं पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद अथवा तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। क्रियाकलाप 9.1, चित्र 9.1 को देखिए। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 9.2 देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई। दोनों चित्रों के परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद गति अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये 5वें पे, ये 6ठे पे, ये 7वें पे, ये 8वें पे और ये आखिर में है। इसकी गति सबसे कम है। चित्र 9.1 में दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति। पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? हम प्राय यह कहते हैं कि तीव्र गति करने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि इसकी चाल अधिक है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। 9.2 चाल।
आप कदाचित चाल सबसे परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार औसत चाल यानी कि चाल इक्वल्स टू तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं, आइए पता लगाएं। समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है, तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? हम 1 माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई है।
एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः यह मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ ही हैं। चित्र 9.3 में क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं? घड़ियों की कार्यावधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। ये दीवार घड़ी है, ये मेज घड़ी है, ये डिजिटल घड़ी है नीचे वाली। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। चित्र 9.4a धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। चित्र 9.4a में लोलक को अपनी माध्यम स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। चित्र 9.4b सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति से ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी एवं बी से वापस ओ पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। मतलब ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी तक और बी से फिर वापस ओ तक आ जाता है, एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी स्थिति बी पर अथवा बी से वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। क्रियाकलाप 9.2 लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 9.4a में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी की लीड उपयोग की जा सकती है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हों तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। जब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए, ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय से धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए।
माध्य स्थिति के बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। सारणी 9.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। सारणी 9.2 सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की लंबाई = 100 सेंटीमीटर। 20 दोलनों के लिए लिया गया समय 42। आवर्तकाल 2.1। 20 से भाग दे दिया 42 में, तो ये आ गया। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं कर सकता। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा एच है। आप पहले ही यह जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूँकि चाल दूरी समय है, चाल बराबर दूरी बटे समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं न कि 50 किलोमीटर्स, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं न कि 8 सेंटीमीटर्स। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड अथवा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है।
उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज, स्पंदन, धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी भी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। रेत घड़ी, जल घड़ी, जंतर मंतर, नई दिल्ली में धूप घड़ी। Thank you for watching this video. Please do like, comment, share and subscribe the YouTube channel.